नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने देखा, एक नया इंट्रो आ चुका है। इसी की वजह से कल ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है जो हम अभी शेयर कर रहे हैं वो नहीं कर पाए थे, उसी की वेट कर रहे थे। तो आपको वो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए चलते हैं बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके ऊपर। वो जो डेवलपमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं जो भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक है। अब इसमें जो चीजें हम लोग बताने वाले हैं आगे वीडियो में, वो चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर ज्यादातर यूट्यूबर्स ने या फिर मीडिया आउटलेट्स ने डिस्कस नहीं किया है। अब इंफॉर्मेशन आप सोचेंगे हम लोग कहाँ से लाए, अगर वो लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन ओपन सोर्स पर अवेलेबल है, आप लोग ढूंढ सकते हैं। तो उस प्रकार की इंफॉर्मेशन है, उसका एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें बांग्लादेश की, तो जब से मोहम्मद यूनुस आया है हम सभी को पता है कि किस तरह से बांग्लादेश की इकोनॉमी बैठ चुकी है। अब वहां पर जो सिचुएशन है जिसके बारे में हम सभी भली भांति जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने आते ही एक स्टूडेंट्स यूनियन के नाम पर एक फौज खड़ी कर दी है, ठीक कम्युनिस्ट की तरह ही, जिसको वो अपनी डिफेंस लाइन के तौर पर यूज कर रहा है। उसने अभी तक ज्यादा इकोनॉमी पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन ही इज अ नोबेल लॉरिएट, ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, और वो एक नार्सिसिस्ट है हमारे आकलन के अनुसार। और जो भी नार्सिसिस्ट होता है, जिसको अपने ऊपर घमंड होता है, वो कुछ इस प्रकार की गतिविधियां करता है जिससे उसकी जो इमेज है वो इंटैक्ट रहे, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार ना हो, किसी भी प्रकार का कलंक ना लगे। तो उसी के चलते वो कुछ गतिविधियां कर रहा है, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उसकी जरूरत उसको क्यों पड़ी? तो उसकी जरूरत उसको इसलिए पड़ी कि हाल में जो इकोनॉमी की कंडीशन है वहां पर वो कुछ इस प्रकार की होती जा रही है कि बांग्लादेश का जो स्टॉक मार्केट है उसमें से तकरीबन 90% पैसा गायब हो चुका है। जी हाँ, एक समय पर जो ये केओस वहां पर शुरू हुआ पिछले अगस्त में, उस समय बांग्लादेश के स्टॉक एक्सचेंज में जो पैसा घूमता था उसका जो अमाउंट बताया जा रहा है वो तकरीबन 2500 से 3000 करोड़ टका तक का बताया जा रहा है। वो अमाउंट अब नीचे आकर तकरीबन 300-400 करोड़ का ही रह गया है। अब ये जो नंबर है ये भी हमारा खुद का निकाला नहीं है, ये नंबर भी वहीं के एक एनालिस्ट ने दिया है जो भी ओपन सोर्स पर अवेलेबल है। तो तकरीबन 90% पैसा बांग्लादेश के स्टॉक मार्केट से गायब हो चुका है। साथ ही में वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हैं वो भी काफी ही बढ़ चुके हैं। वहां पर एक मेजर इंडस्ट्री है गारमेंट इंडस्ट्री। अब उसी सेक्टर की अगर गारमेंट सेक्टर की बात करें तो उसमें 16 यूनिट्स में से एक साथ 40,000 लोगों को निकाल दिया था। तो जब से ये मोहम्मद यूनुस आया है तब से ये सब डेवलपमेंट्स वहां पर हो रहे हैं। अब वो जो 40,000 लोग हैं वो किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन नाउ दे सेड इनफ इज इनफ, और उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये जो पर्टिकुलर क्राइसिस है उसको बेक्सिम्को क्राइसिस कहते हैं। तो इसका डेटा अगर आपको चाहिए तो अगर बेक्सिम्को क्राइसिस आप सर्च करेंगे तो तुरंत ही आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह से पूरी गारमेंट इंडस्ट्री का वहां पर पट्टा बैठ चुका है और वो तकरीबन बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच चुकी है। और उस पे जो काम करने वाले लोग थे उन अब खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से बांग्लादेश में अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग सिनेरियोज में बहुत ही मेजर क्राइसिस खड़े हो रहे हैं। तो इसको अगर किसी इकोनॉमिस्ट की भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो इन वेरी सिंपल टर्म्स ये एक ऐसी परिस्थिति है जो आगे जाकर केओस या दंगों का स्वरूप बहुत ही आसानी से ले सकती है। तो वही सिचुएशन हाल में यूनुस के आने के बाद खड़ी हो गई है। अब जैसे कि हमने बताया ये डायरेक्टली यूनुस की इमेज के ऊपर प्रहार होगा। तो वो अपनी इमेज बचाने के लिए, क्योंकि वो घमंडी है, इज अ नार्सिसिस्ट, तो उसी के चलते वो अपनी इमेज बचाने के लिए कुछ ना कुछ पैंतरा आजमाएगा। अब जिस यूएसए ने उसको बिठाया था उस यूएसए ने हाथ पीछे खींच लिया है। जैसे ही ट्रंप सत्ता में आया है तो वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी पिछले साल के अंत में बात की थी। ये प्रेडिक्शन हमने पिछले साल के अंत में, टू बी एग्जैक्ट 26 दिसंबर 2024 को जो हमने वीडियो निकाला था उसमें हमने ये प्रेडिक्शन किया था कि चाइना बांग्लादेश में घुस सकता है। तो उसी प्रकार की कुछ गतिविधियां पिछले 1-2 दिन में हुई है ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद। अब वो गतिविधियां क्या है तो उसमें ज्यादातर जो डिस्कशन होता है किसी भी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी मीडिया में वो यही होता है कि बांग्लादेश वाले चाइना के पास गए हैं और उन लोगों के पास से जो लोन उन्होंने लिया था, आगे बांग्लादेश ने लोन लिया था चाइना के पास से, उसको रिस्ट्रक्चर करवाने की बात की है।
अब वो बात तो सही ही है, और अगर बात वहीं तक होती तो भी समझ में आता। चाइना उसमें कहीं ना कहीं अग्री हो गया है। लोन का जो इंटरेस्ट रेट था उसको कम करने के लिए, और साथ ही में जो उसका जो टेन्योर था उसको एक्सटेंड करने के लिए चाइना कहीं ना कहीं अग्री हो गया है। ऑफिशियल डिक्लेरेशन की ही देर है, लेकिन बात यहीं तक नहीं है। इसके अलावा भी कुछ डिस्कशंस वहां पर हुए हैं। बांग्लादेश के फॉरेन एडवाइजर के साथ जो डेलीगेशन गया था उसके, और वांग यी के अंदर में जो टीम थी, यानी कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के अंदर में जो एक पूरी टीम है, उन लोगों के बीच में अन्य भी डिस्कशन हुए हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बांग्लादेश ने इनवाइट किया है चाइना को बांग्लादेश के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अब ये प्रोजेक्ट्स छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है। बांग्लादेश के मेट्रो रेल जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए बांग्लादेश ने चाइना को इनवाइट किया है, और चाइना ने उसको फंड करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी सहमति दिखाई है। इसके अलावा चाइनीज स्टाइल हॉस्पिटल्स खोलने के लिए भी बांग्लादेश में बात की जा रही है, और जो भी पेशेंट्स है, जो भी बांग्लादेशी पेशेंट्स हैं जो अभी तक भारत में आते थे इलाज करवाने के लिए, उन लोगों के लिए भी चाइना ने अपना दरवाजा खोल दिया है। तो इसी प्रकार से चाइना अलग अलग रास्तों से बांग्लादेश में एंटर हो रहा है। जो वैक्यूम वहां पर क्रिएट हुआ था उसको फिल कर रहा है। अब इसके बारे में हमने पिछले साल ऑलरेडी बात की थी। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो हमने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर चाइना घुस सकता है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ये चीज बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जहां पर भी चाइना घुसता है, चाहे वो नेपाल में हो, चाहे वो म्यांमार में हो, चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी वो प्योरली बिजनेस पर्पज से नहीं घुसता है। उसके अल्टीरियर मोटिव्स होते ही हैं, जैसे हम सभी को पता है, चाहे वो ड्रग्स रिलेटेड हो, वेपन्स रिलेटेड हो, या इस प्रकार के, तो उसी प्रकार के वेस्टेड इंटरेस्ट वो यहाँ पर भी दिखा सकता है, और यहाँ पर भी उस प्रकार की गतिविधियां करवा सकता है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स वहां पर बांग्लादेश में करने की बात कर रहा है, तो पॉसिबल है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स चाइना वहां पर करेगा वो पूरा इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में नहीं जाएगा, और ज्यादातर लोगों की जेब में जाएगा, जिसके जरिए जिन लोगों का यूज करके, जिनको कठपुतली बनाकर वो अपने हिसाब से नचाएगा, और उसके कंट्रोल में जो जो भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हैं वो बांग्लादेश के थ्रू करवाएगा, और उसके थ्रू जिस कॉम्पिटिटर को इन्फ्लुएंस करवाया जा सकता है उस कॉम्पिटिटर को वो इन्फ्लुएंस करवाएगा। अब बांग्लादेश से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है भारत, तो वो जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होंगी वो भारत के लिए डेंजरस होंगी। तो उसका जब हमने आकलन किया तो कुछ चीजें स्पष्ट रूप से निकल कर आई कि चाइना जो भी स्कैमस्टर्स हैं, जो पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से स्कैम्स करते हैं, सिस्टम्स को हैक करते हैं और पैसा जमा करके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तक किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहुंचाते हैं, उन लोगों को यहाँ बांग्लादेश में सेटअप करवा सकता है। जिस तरह से उसने ऑलरेडी नॉर्दर्न म्यांमार में करवाया है, कंबोडिया और लाओस में करवाया है, उसी प्रकार का वो यहाँ पर बांग्लादेश में भी करवा सकता है। इसके अलावा ड्रग्स का भी बहुत ही बड़ा मार्केट उसके कंट्रोल में है, जिसमें कंबोडिया और लाओस गोल्डन ट्रायंगल का एक पार्ट है। वहां से ड्रग प्रोडक्शन बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है, जो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वहां से ड्रग स्मगलिंग बांग्लादेश के थ्रू भारत में करवाया जा सकता है। और इसके अलावा जिस तरह से म्यांमार के रास्ते से नॉर्थ ईस्ट में वेपन स्मगलिंग करवाया गया है, उसी प्रकार का बांग्लादेश के रास्ते से भी भारत में वेपन स्मगलिंग करवाकर भारत में और भी बड़ा केओस क्रिएट करवाने की कोशिश की जाए। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज चाइना के द्वारा बांग्लादेश के थ्रू करवाई जा सकती है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है, जो भारत के लिए आने वाले समय में बहुत ही डेंजरस साबित होने वाली है। तो ये जो सिचुएशन है जो डेवलप हो रही है बांग्लादेश और चाइना के बीच में, जो उनकी टाइज हैं, उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है और जिस तरह से चाइना बांग्लादेश में घुस रहा है, उसको लोग कहीं ना कहीं भारत में बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर नैरेटिव को ट्विस्ट करके इस तरह से बता रहे हैं कि बांग्लादेश तबाह होते जा रहा है और भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट दैट इज नॉट द फैक्ट। बांग्लादेश में बहुत सारे रेडिकल्स हैं, उग्रवादी हैं, जिनको मोहम्मद यूनुस ने रिसेंटली छोड़ दिया है, जो कि पाकिस्तान से डायरेक्टली संबंध रखते हैं और भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो उन लोगों का भी चाइना, बांग्लादेश की गवर्नमेंट और अलग अलग गैंग्स के जरिए उपयोग करके भारत में केओस क्रिएट करवा सकता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं जिनका यूज करके चाइना अगर बांग्लादेश में पूरी तरह से घुस गया तो भारत के खास करके जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन है और जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, चाहे वो बिहार का स्टेट ले लीजिए, चाहे वो वेस्ट बंगाल का स्टेट लीजिए, चाहे वो उड़ीसा का स्टेट ले लीजिए, इन सब स्टेट्स में बहुत ही बड़ी मात्रा में तबाही
मचा सकता है। इसको काउंटर करने के लिए हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है या फिर पूरी तरह से फेल हो गई है। जी नहीं, भारत सरकार बांग्लादेश को काउंटर करने के लिए और अपनी बॉर्डर्स को सेफगार्ड करने के लिए ऑलरेडी काम कर रही है। बांग्लादेश के साथ भारत का 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें से तकरीबन 3100 किलोमीटर का बॉर्डर फेंसिंग ऑलरेडी हो चुका है। इस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही है, मतलब कि नियरली 75% फेंसिंग हो चुका है, लेकिन 900 किलोमीटर का स्ट्रेच बाकी है, वो भी छोटा नहीं होता है। और ये जो 900 किलोमीटर है उसमें कई सारी नदियां और इस प्रकार के अलग अलग टेरेन्स हैं, तो उसी के चलते उन रीजन्स में फेंसिंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अलग अलग जगह पर बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस प्रकार के स्टेप्स भारत सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो उसको भी हम लोग नजरअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भारत यहाँ पर बांग्लादेश के केस में पिछड़ता हुआ दिख रहा है और चाइना ये सिनेरियो में इस प्लेग्राउंड में एंटर होता हुआ दिख रहा है। तो इसी के चलते हमको ये लगता है कि भारत सरकार को कुछ और कदम लेने पड़ेंगे, कुछ और स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब अगर बात करें लेवरेजेस की कि भारत के पास कौन कौन से लेवरेजेस हैं, तो कुछ बिजनेसेस हैं जो डायरेक्टली भारत बांग्लादेश के बीच में चलते हैं और उसमें कुछ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हैं जो भारत सप्लाई करता है, जिसमें एक है एनर्जी। तो उसको कंट्रोल करके और अदानी का जो ऑलरेडी डेट है बांग्लादेश के ऊपर, उसको लेवरेज करके थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। जिस तरह से यूनुस इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रहा है और जिस तरह से वो भारत को रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके चलते साथ ही में भारत के पास दूसरा एक बहुत बड़ा लेवरेज है। मोदी और ट्रंप की जो फ्रेंडशिप है, वो ट्रंप आते ही चाइना को काउंटर करने के लिए मेजर्स लेना उसने शुरू कर दिया है। तो बांग्लादेश में अगर चाइना एंटर होता है तो उसको काउंटर करने के लिए ट्रंप रेडी हो जाएगा। तो उसी के चलते ट्रंप की हेल्प लेकर बांग्लादेश में एक बदलाव किया जा सकता है, बांग्लादेश की जो हाल की सिचुएशन है उसमें बदलाव किया जा सकता है, ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ट्रंप उसका यूज करके, वो जो हेल्प बांग्लादेश में उसने की है उसका यूज करके इस रीजन में कंट्रोल स्थापित करने की, डोमिनेंस स्थापित करने की ट्राई करे, तो उसमें भी चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो वो परिस्थिति भी आने वाले समय में इन फर्दर फ्यूचर डेवलप हो तो चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन एज ऑफ नाउ बांग्लादेश को काउंटर करने के लिए और बांग्लादेश में ये जो चाइना की एंट्री हो रही है उसको रोकने के लिए या फिर उसको लिमिट करने के लिए भारत को बहुत ही जल्द, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे और उसमें जो भी रिसोर्सेज और जो भी लेवरेजेस अवेलेबल है उनका यूज करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार कहीं ना कहीं पिछड़ रही है बांग्लादेश के मामले में? ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। और ये जो सिनेरियो है चाइना और बांग्लादेश के बीच में जो टाइज हैं उसमें जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको लेकर ये भी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस प्रकार की खबरें जो कहीं और डिस्कस नहीं होती है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, वो भी आप लोगों तक पहुंचती रहे। साथ ही में क्यूआर कोड दिया है तो स्कैन करके सपोर्ट करना ना भूलें, ताकि निरंतर हम लोग इस प्रकार की खबरें लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।